हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। पिछले कुछ वीडियोस की तरीके से आज का हमारा वीडियो भी आधारित है सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के ऊपर, जो बेसिकली एसएससी सीजीएल के कंपटीशन से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करते चले जा रहे हैं और उसी बात को आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख करके ये बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और हम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। साथ में अपने दोस्तों के साथ में हमारे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के पहले सवाल के ऊपर आते हैं, और आज का पहला सवाल है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है उषा मेहता और चौथा ऑप्शन है मैडम कामा। वैसे तो जितने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नाम हैं, और चारों महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत ही नाम रखती हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 में हुआ था और उनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 में हुई थी। इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी वो अध्यक्ष रही थी और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ी रही थी, और सन 1917 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और जो इतिहास उन्होंने बनाया था वो इतिहास ये था कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थीं। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न है, कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी कछुआ और ऑप्शन डी डॉल्फिन। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ हमारे समझने के लिए ज़रूरी है कि त्वचा से सांस लेने के लिए किसी भी पर्टिकुलर जानवर का दोनों माध्यमों में रहना आवश्यक है, कि वो ज़मीन पर भी रह सकता हो और पानी में भी रह सकता हो। अब हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो पानी में तो रह सकता है लेकिन ज़मीन पर नहीं रह सकता, जल में रह सकता है लेकिन थल में नहीं रह सकता। तो हम यहाँ पे डॉल्फिन को तो एक साइड कर ही सकते हैं। ठीक, तो अब बचे तीन ऑप्शन, सांप, मेढक और कछुआ, और इसमें हमारा सही आंसर निकल करके आता है मेढक। मेढक एक उभयचर जीव है, ठीक, जिसको हम आरांश के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे जीव, जब हमने कहा कि उभयचर हैं, मतलब कि पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। अब शुरुआती जीवन मेढक का पानी में बीतता है, जब वो अपने गिलफर्ड के माध्यम से सांस लेता है, और जो इसका प्रारंभिक जीवन होता है जैसे एक मछली की तरीके से होता है, और इसका जो स्वरूप होता है जिसको हम कहते हैं टैडपोल, ठीक, वहाँ पर ये पूरी तरीके से पानी में रहने वाला गिलफर्ड की मदद से और बाद में त्वचा की मदद से सांस लेने वाला जीव होता है। और जैसे जैसे ये वयस्क होता है, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इसकी काया पलट हो जाती है, और इसके अंदर दोनों जगहों पर रहने की जो खूबी है वो साथ में आ जाती है। ये एक जरूरी प्रश्न है, और इसके साथ में हम आपको उन 14 और पशुओं के बारे में बताएंगे जो त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। इसकी एक पूरी लिस्ट हमने यहाँ पर साइड में लगाई हुई है। उसमें केचुआ भी शामिल होता है, सांगजुएला, कोरियन केचुआ या नेरी जिसको हम कहते हैं वो भी शामिल होता है, अजोलोट शामिल होता है, मेढक, सिसिलिया, जालपा, झूठी ट्राइटन, ठीक, उसके अलावा टोड इज़ अ टाइप ऑफ फ्रॉग, मतलब कि जो फ्रॉग की जो स्पेसीज है उसमें टोड भी एक काउंट होता है। उसके अलावा ट्राइटन, समुद्री अर्चिन, समुद्री ककड़ी, भूमध्य सागरीय कोमाटुला, तोयूरा और सर्फ बॉक्स, ये और जानवर हैं जो त्वचा के माध्यम से ही सांस लेते हैं। और इनमें से किसी को भी किसी भी कंपटीशन में हमारे सामने ऑप्शन के तौर पर रखा जा सकता है, और उसके बाद हमसे सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कि बेकिंग सोडा इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी ब्रोमाइड।
तो अब पहले तो यहाँ पर एक तरीके से एलिमिनेटर भी लगा सकते हैं कि ब्रोमाइड कोई पर्टिकुलर सॉल्ट नहीं हुआ, इसलिए हम ब्रोमाइड को तो साइड में कर दें। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो हवा में या पर्यावरण में बहुत थोड़ी देर के लिए स्टेबल होती है, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी साइडलाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। प्लस अगर दूध पुराना हो गया और उसके फटने के आसार दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर भी हम उसमें मीठा सोडा डाल करके उसको फटने से बचाने की कोशिश करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaCO3, और जिसको अगर हम IUPAC के हिसाब से देखें, जो नाम क्या कहते हैं नामकरण किया जाता है उसके हिसाब से, तो उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी बेंगलुरु। आज का ज़माना आईटी बूम का है, ठीक है, और आईटी सेक्टर जहाँ जहाँ पे डेवलप्ड है, ठीक, उन्हीं में से एक ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। मुंबई को हम देश की फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर आईटी का सेक्टर उतना डेवलप्ड नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर आईटी सेक्टर डेवलप्ड है, तो कहीं ना कहीं ये रेस में है, हम इसको भी बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं हैदराबाद की और बेंगलुरु की। दोनों जगह आईटी के लिए फेमस हैं, तो मतलब कि हमारे पास एलिमिनेटर में सिर्फ एक ऑप्शन कटता है, वो है मुंबई का, और बाकी 3 ऑप्शन रहते हैं, और इनमें से सही ऑप्शन निकल करके आता है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो कर्नाटका की राजधानी है, और इसको हम भारत की आईटी राजधानी या सिलिकॉन वैली के रूप में भी जानते हैं। सिलिकॉन वैली बेसिकली अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसकी वजह से बेंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली का नाम दिया गया है। दक्षिण भारत में स्थित है, हमने कहा कर्नाटका की राजधानी है, और एक बहुत ही पुराना बसा हुआ शहर है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर रहा है हमेशा से, ठीक। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं की थी 1898 में श्री जमशेदजी टाटा ने, ठीक। और इस जगह को एक प्रगतिशील दिशा देते हुए वहाँ पे शिक्षा की नींव डालने के लिए उन्होंने एक विज्ञान संस्थान की स्थापना की थी, जिसको हम भारतीय विज्ञान संस्थान के नाम से भी जानते हैं। और आईटी हब बनने से पहले बेंगलोर शहर जो था वो देश का साइंस हब बना रहा, और आज की तारीख में आईटी की सबसे ज़्यादा कंपनीज बेंगलोर में ऑपरेट कर रही हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा जॉब जनरेशन का काम आईटी सेक्टर में इसी शहर के द्वारा किया जा रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1910 और ऑप्शन डी 1905। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन बहुत क्लोज हैं और एक ऑप्शन थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूर है, ठीक है। 1905 थोड़ा दूर पड़ता है, 10, 11, 12 तीनों पास में हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली कितनी बार देश की राजधानी बनी है और कितनी बार राजधानी वहाँ से हटाई गई है। हम लोग कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक एक पागल राजा था, क्योंकि उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था, या कहिए कि देवगिरी शिफ्ट कर दिया था, और बाद में वो उसको दिल्ली लेकर के आ गया था। ये बात अलग है जो हम लोग बहुत ज़्यादा जिस पर गौर नहीं करते, कि अकबर ने भी अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा लेकर के वो गया था, ठीक, जो बाद में शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पर वापस से दिल्ली आई थी। और बाद में बात की जाए तो इसके अलावा अंग्रेज़ों के टाइम में भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी, कलकत्ता तब हम इसको कहते थे, जो बाद में बदल करके दिल्ली की गई थी। उसके पीछे की वजह यह थी कि अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी को कलकत्ता इसलिए रखा था क्योंकि वो समुद्र के पास पड़ता था, और उनका जो पूरा व्यापार था वो कहीं ना कहीं उस वजह से सुचारू पूर्वक चलता था, सुचारू रूप से चलता था, ठीक। इसलिए क्या उन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाया। लेकिन जब कलकत्ता क्रांतिकारियों का और स्वाधीनता सेनानियों का एक तरीके से गढ़ बनने लगा, और क्या कहते हैं, उस बीच में बंगाल का विभाजन जो विफल हुआ था एक तरीके से,
तो उसके बाद अंग्रेज कहीं ना कहीं मजबूर हो गए देश की राजधानी को वापस से दिल्ली लाने के लिए, और ये काम हुआ था सन 1911 में। तो दिल्ली से पहले कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया था अंग्रेजों ने। इसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी, और पूरा काम होने में करीब करीब 20 साल लग गए थे। तो 1911 में ऑफिशियली देश की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली घोषित किया गया था, शिफ्ट किया गया था, और 20 साल में पूरा काम, पूरा प्रोसेस वहाँ पर पूरा हो पाया था। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जो गढ़ क्रांतिकारियों का, स्वाधीनता सेनानियों का कलकत्ता में बन रहा था, फिर वो दिल्ली में बनने लग गया था। और उसका नतीजा कहीं ना कहीं हमको सन 1947 में देखने को मिला, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि जब हमारा जो दिल्ली की दास्तान को बयान करती हैं, चाहे फिर वो इंडिया गेट हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे फिर वो हमारा संसद भवन हो। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? एक, राज्यसभा के सभी सदस्य। बी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सी, भारत की जनता। डी, लोकसभा के सभी सदस्य। तो सबसे पहले, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं करते। एक बात, भारत की जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, मतलब कि लोकसभा के सदस्यों को चुनती है, तो भारत की जनता भी डायरेक्टली लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं करती। अब आते हैं ऑप्शन बी और डी के ऊपर। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के सभी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ऑप्शन हमारा सिर्फ डी बचता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत से किया जाता है। लोकसभा वैसे तो भारत का एक निम्न सदन है, ठीक है, और वहां पर लोकसभा अध्यक्ष का काम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किसी भी प्रस्ताव को लेकर के एक सहमति बनाने का होता है, और उस सहमति को बनाने के लिए इस अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और उस अध्यक्ष का चुनाव करने वाले लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष का भी हो सकता है, प्रतिपक्ष का भी हो सकता है, या सत्ता पक्ष को समर्थन देने वाली किसी भी पार्टी का हो सकता है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी जिस तरीके से संसद का कार्यकाल 5 साल का होता है, उसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी 5 साल के लिए ही किया जाता है। अगर उसके पहले संसद भंग हो जाती है किसी वजह से, तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी अपने आप समाप्त हो जाता है। वर्तमान में श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके पहले सुमित्रा महाजन पिछली लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन थीं, और उन्होंने अपना पूरा 5 साल का टर्म पूरा किया था। अब आते हैं आज के आखिरी प्रश्न के ऊपर। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, और ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो मंगल को तो पृथ्वी का भाई बोलते हैं, इसलिए वो ऑप्शन हट जाता है। बृहस्पति पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए उसके साथ में ऐसा कोई संबंध जुड़ा हुआ नहीं है, और शनि भी बहुत दूर है, तो वहां पर भी ऐसा कोई संबंध जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक, तो फिर ऑप्शन बचता है सी, अर्थात कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन के रूप में जाना जाता है। शुक्र को इंग्लिश में हम वीनस कहते हैं, और जब हम दूरी के बारे में बात करें तो बुध के बाद शुक्र दूसरे नंबर पर आता है, जो सूर्य से सबसे पास में है, और वो पृथ्वी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से 224.7 डेज में सूरज का एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है। इस पर्टिकुलर प्लेनेट को जो वीनस का नाम दिया गया था, वो प्रेम और सौंदर्य की जो रोमन देवी थी, उनके नाम पर दिया गया था। और ये बात भी देखने वाली है कि चंद्रमा के बाद पृथ्वी से नज़र आने वाला सबसे चमकीला
ग्रह कह लीजिए या क्या कहते हैं एक आकाशीय वस्तु कह लीजिए, वो हमारा शुक्र ग्रह ही होता है। इसको हम सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। और ये जो जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आगे की कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए और हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाह रहे हैं उसके बारे में भी हमको अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।